दोस्तों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 6 फरवरी की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्हें भर्ती किया गया था। लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने साल 1942 में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। उन्हें पहचान फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से मिली थी। लता मंगेशकर ने दुनिया भर की 36 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। एक गायिका के तौर पर इतने लंबे करियर में लता मंगेशकर ने काफी संपत्ति भी बनाई थी, जो कि उनके जाने के बाद किसकी होगी, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो चुका है। लता मंगेशकर अपने पीछे इतनी प्रॉपर्टी छोड़कर गई हैं दोस्तों, जिसका अनुमान लगाना भी नाकाफी है। और लता जी के खाते में हमेशा उनके गानों की रॉयल्टी के तौर पर पैसा आता रहेगा। मतलब उनके जाने के बाद भी लता जी की कमाई रुकेगी नहीं। मगर अंदरूनी खबरें जो आ रही हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो लता मंगेशकर की प्रॉपर्टी को लेकर अब कलह शुरू हो गई है, जिसकी पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें और लता मंगेशकर की प्रॉपर्टी का सही हकदार किसे होना चाहिए, इस पर अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बढ़ाएं। तो TrustedNetWorth.com की एक रिपोर्ट की माने तो लता मंगेशकर की कुल प्रॉपर्टी करीब 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है, जो कि भारतीय रुपयों में तकरीबन 370 करोड़ रुपए होती है। ये तो वो प्रॉपर्टी है जो कि लता जी ने अपनी गायकी से कमाई। इसके अलावा लता जी की अधिकांश कमाई उनके गानों की रॉयल्टी और उनके निवेश से आती है, जो कि उनके जाने के बाद भी जारी रहेगी। लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म किती हसल के लिए गाना गाया था। हालांकि उनका पहला गाना कभी रिलीज नहीं हुआ। कहा जाता है कि लता मंगेशकर की पहली कमाई केवल 25 रुपए थी, लेकिन अपने अंत तक वो करोड़ों की संपत्ति की मालिक बन चुकी थी, जो कि उनकी बेजोड़ मेहनत का नतीजा था। अपने आखिरी समय में भी लता मंगेशकर की मंथली इनकम 40 लाख के आसपास थी और सालाना उनकी आय करीब 6 करोड़ बताई जा रही है। ये कमाई वो कमाई है जो कि वो बिना गाए कमा रही थी। इसके अलावा भारत रत्न लता जी का साउथ मुंबई के पैडर रोड पर एक घर है, जिसका नाम प्रभु कुंज भवन है। वो इसी में रहा करती थी। रिपोर्ट्स की माने तो इस घर की कीमत भी करोड़ों में है, क्योंकि जिस इलाके में ये घर है वो इलाका मुंबई का सबसे पॉश और आलीशान इलाका माना जाता है। यहाँ घर होना मतलब कि करोड़ों की प्रॉपर्टी होना है। इसके अलावा PressReader.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर कारों की भी बेहद शौकीन थी। उनके नाम पर एक शेवरले ब्यूक और एक क्रिसलर है। लता मंगेशकर को फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने वीर ज़ारा के गाने के रिलीज होने के बाद एक मर्सिडीज कार भी गिफ्ट दी थी। ये सभी लग्जरी कारें हैं जिनकी कीमत लाखों में है। लता मंगेशकर को गहनों का भी काफी शौक था। सोने और हीरे के आभूषण उन्हें बेहद पसंद थे। रिपोर्ट्स की माने तो लता जी अपने पीछे लाखों करोड़ों के जेवर भी छोड़कर गई हैं। कुल मिलाकर लता मंगेशकर अपने पीछे अरबों की संपत्ति छोड़कर गई हैं। और अब मुंबई से जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि लता जी के जाने के बाद उनके रिश्तेदारों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर अंदरूनी कलह शुरू हो चुकी है। हालांकि बाहर किसी ने कुछ नहीं कहा। ऑफिशियली इस बात की किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है, मगर करीबी सोर्सेज की माने तो प्रॉपर्टी को लेकर द्वंद्व शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर 5 भाई बहन थे। तीनों बहनें आशा भोसले, मीना खड़ेलकर और उषा मंगेशकर और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर। आशा भोसले तो खुद अरबों की संपत्ति की मालिक हैं और उनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी बड़ी गायिका हैं। लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी म्यूजिशियन हैं और वो भी लाखों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। बाकी दोनों बहनें भी प्लेबैक सिंगिंग और कंपोजर के तौर पर जानी जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी पैसे की कोई कमी है। सब अपनी अपनी मेहनत से काफी मात्रा में प्रसिद्धि और पैसा दोनों हासिल कर चुके हैं, मगर फिर भी जो खबरें आ रही हैं वो वाकई में दिल तोड़ने वाली हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर ने आजीवन शादी नहीं की थी। ऐसे में उनके पीछे उनकी बहनें, उनके भाई और उनके परिवार ही हैं। लता जी के निधन के बाद उनको मुखाग्नि भी उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर और भतीजे ने दी थी। तो माना जा रहा है कि वो ही लता दीदी की संपत्ति के हकदार बन सकते हैं, मगर इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। वैसे कानून के जानकारों की माने तो हो सकता है कि लता मंगेशकर किसी तरह की विल भी बनाकर गई हों, और अगर वसीयतनामा वो बनाकर गई हैं तो उसी के आधार पर उनकी प्रॉपर्टी की दशा और दिशा दोनों तय होंगी।
अब लता दीदी को गए महज कुछ दिन ही हुए हैं। संगीत की दुनिया में सूनापन आ चुका है। ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी को लेकर आ रही कलह की खबरें वाकई में दिल चीर देने वाली हैं। जहां पूरा विश्व लता जी के निधन को संगीत जगत के लिए त्रासदी की तरह देख रहा है, ऐसे में सिर्फ संपत्ति के लिए विवाद होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सब देखकर बहुत दुख होता है दोस्तों कि जैसे मानो जो चला गया उसकी कोई कीमत ही ना हो, और जो वो पीछे छोड़ गया सब उसी को हथियाने, उसी को हड़पने में लग जाते हैं। जाने वाले को 2 दिन में भूल जाते हैं। शायद यही दुनिया का दस्तूर है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, जहां एक तरफ संगीत जगत में सूनापन और खालीपन आ चुका है, वहां ऐसा विवाद कितना सही है और कितना गलत, और असल में किसे होना चाहिए लता दीदी की संपत्ति का असली मालिक? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। लता मंगेशकर के निधन के बाद कई अनसुने किस्से लोगों के जहन में उनकी याद ताजा कर रहे हैं। इनमें से एक वाक्य हम आज आपको बताने जा रहे हैं। अगर कोई लता मंगेशकर की किसी भी चीज की बहुत तारीफ कर देता था तो लता वो चीज उसे दे देती थी। उन दिनों फिल्म महल बन रही थी। फिल्म के एक गाने के लिए हुई बैठक में गीतकार नक्शाब ने लता की चमचमाती नई कलम की बहुत तारीफ की। लीजिए, इसे आप रख लीजिए, ये कहते हुए लता ने ये कलम उन्हें थमा दी थी। लेकिन लता भूल गयी कि उस कलम पर उनका नाम खुदा हुआ था। उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं था कि इस गीतकार का इरादा कुछ और है। नक्शाब ने लता के नाम वाली कलम फिल्म इंडस्ट्री में सबको दिखानी शुरू कर दी कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लता ने इस मामले में चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश करेंगी तो बवाल और बढ़ेगा और लोग मजा लेंगे। एक और रिकॉर्डिंग में नक्शाब फिर से टकराए। वो ये जताने को डेस्परेट थे कि लता उनके प्यार में पड़ गई हैं। इसीलिए रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद वो बीच बीच में उनके बूथ में घुस जाते थे और उनसे डूबकर गाने पर जोर देते थे। इन लाइनों में इतनी मोहब्बत भर दो कि ऐसा लगे कि तुम अपने प्रेमी के सामने बिना शर्त समर्पण कर रही हो। लता ने यहाँ भी अपना गुस्सा पी लिया था, लेकिन उस दिन तो हद हो गई जब ये गीतकार अचानक लता के घर पहुँच गए। लता अपने नाना चौक वाले घर के अहाते में बहनों के साथ खेल रही थी। उस समय वो महज हंसती खेलती किशोरी ही थी। इस बारे में बात करते हुए लता जी ने बताया था, अगर मैं अकेली होती तो उनके आने से दिक्कत में पड़ सकती थी, लेकिन अपनी बहनों के सामने मैं उस चिपकू आदमी से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती थी। मैं उन्हें सड़क पर ले गई। गुस्से में साड़ी का पल्लू कमर में खोसते हुए मैंने पूछा कि मेरी इजाजत के बिना मेरे घर आने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। मैंने उन्हें धमकाया, अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके इस गटर में फेंक दूंगी। ये मत भूलना कि मैं एक मराठा